नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के द्वारा चलाए जा रहे इस फॉरेस्ट एसआई वन दरोगा के एमसीक्यू बैच में एक बार पुनः आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, सकुशल होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरों शोरों पे चल रही होगी और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। आज के सेशन में हम वन नीति और वन रिपोर्ट, जो 17वीं वन रिपोर्ट है, उससे संबंधित प्रश्नों पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो इसी क्रम में इससे पहले कि मैं आज का पहला प्रश्न प्रारंभ करूं, मैं जो लोग अथर्व एजुकेटर पर नए आए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं दोस्तों कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को उन्हें शेयर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे द्वारा डाली जाने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय रहते प्राप्त हो सके और आप उसका लाभ उठा सकें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम वनों के संरक्षण हेतु नियम बनाए? देखिए, बात हो रही है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले भारत के वनों के संरक्षण हेतु नियम बनाए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डलहौजी। ये वही डलहौजी है दोस्तों जिसने हड़प नीति चलाई थी। ठीक है, तो ये डलहौजी ही था जिसके काल में रेल चलाई गई थी, भारत में पहली बार ट्रेन चली थी और इसी डलहौजी के नेतृत्व में सर्वप्रथम वनों के संरक्षण हेतु नियम बनाए गए थे। हुआ क्या था दोस्तों, जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भारत को पूरी तरह से लूटना प्रारंभ कर दिया। इस लूट में न केवल धन एवं भौतिक वस्तुएं शामिल थी, बल्कि प्राकृतिक संपदा भी अंग्रेजों द्वारा लूटी गई। प्राकृतिक संपदा अंग्रेजों द्वारा कैसे लूटी गई? तो जो आपने इतिहास यदि पढ़ा है और आप इतिहास के विषय में यदि जानते हैं तो आपको पता होगा कि ब्रिटेन के पास एक सुदृढ़ नौसेना थी। ब्रिटेन के पास एक सुदृढ़ नौसेना थी और इसी नौसेना के दम पर अंग्रेजों ने पूरे विश्व पर राज्य किया। और इस नौसेना के जो जहाज होते थे, वे जहाज लकड़ी के बनते थे। वे जहाज किसके बनते थे? तो वे जहाज बनते थे लकड़ी के। और इसी लकड़ी को प्राप्त करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से सागौन की लकड़ी के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों की लकड़ियों को काटना प्रारंभ कर दिया और इन्हें वे कहां ले जाने लगे? इन्हें वे ले जाने लगे ब्रिटेन। इस प्रकार वनों का अत्यधिक दोहन किया जाने लगा भारत से। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। साथ ही अंग्रेजों ने नील की खेती को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। क्यों? क्योंकि नील की खेती से उन्हें बहुत ज्यादा राजस्व की प्राप्ति होती थी और इस नील की खेती करने के लिए अधिक से अधिक कृषि भूमि की आवश्यकता थी। तो भारत में वनों को काट करके कृषि भूमि का विकास किया जाने लगा। यानी कि जहाज के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ रही है, नील की खेती करने के लिए आपको खेतों की जरूरत पड़ रही है, हर तरीके से वनों को काटा जा रहा है। इस प्रकार वनों की निर्दयतापूर्ण ये जो हत्या थी ना दोस्तों, ये लगभग जो 1750 में प्रारंभ हुई थी और 1850 और उसके बाद तक भी ये हत्या जारी रही। वनों का कोई उचित प्रबंधन नहीं हुआ, वनों में आग भी लग जाया करती थी। मतलब इन सभी कारणों से वनों में कमी होने लगी और जब भारत में बहुत ज्यादा वनों की कमी होने लगी, भारत में वन संकटग्रस्त होने लगे, तब अंग्रेजों को वन संरक्षण की याद आई और डलहौजी ने पहली बार वन संरक्षण हेतु नियम बनाए। तो वो वायसराय कौन हो जाएगा? वो वायसराय हो जाएगा डलहौजी। नियम कब बनाए गए? तो नियम बनाए गए हैं 1855 में। चलिए पहले एक बार अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्ष 1855 में निम्न में से किसकी सिफारिश पर भारतीय वानिकी चार्टर की उद्घोषणा हुई? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मैक्लेलैंड। जो मैंने अभी आपको पूरी कहानी सुनाई कि जहाजों के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़ रही है, नील की खेती के लिए जंगल काटे जा रहे हैं, खेत बनाए जा रहे हैं, साथ ही जंगलों में आग लग रही है, इन सभी को देखते हुए पेगू, वर्मा में एक स्थान है दोस्तों पेगू, और पेगू के वन अधीक्षक थे। पेगू के वन अधीक्षक थे कौन? मैक्लीलैंड। मैक्लीलैंड और मैक्लेलैंड, इनका दोनों जगह नाम मिलता है, तो ध्यान रखिए, कुछ भी लिखा हुआ हो आपको समझ में आ जाएगा। पेगू के वन अधीक्षक थे मैक्लीलैंड। इन मैक्लीलैंड ने सर्वप्रथम यह महसूस किया कि भारत में वनों में अत्यधिक तेजी से कमी आ रही है और उन्होंने गवर्नर जनरल को, उस समय जो डलहौजी होते थे, उन डलहौजी को अपनी रिपोर्ट भेजी कि भाई कुछ करो वनों के संरक्षण के लिए, वरना भारत में धीरे धीरे ये जो वन हैं ये कम होते जाएंगे।
तो इस मैकलीलैंड की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर डलहौजी के द्वारा 1855 में भारतीय वानिकी चार्टर की उद्घोषणा की गई। डलहौजी द्वारा वनों के संरक्षण और संवर्धन हेतु बनाया गया यह पहला नियम था। तो अब आपको सारी कहानी ये समझ में आ गई होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से भारत के किस गवर्नर जनरल ने सर्वप्रथम वनों के संरक्षण हेतु नियम बनाए, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डलहौजी। किसकी सिफारिश पर बनाए, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मैकलीलैंड। और ये जो नियम बनाए गए थे इन्हें क्या कहा गया था? इन्हें कहा गया था भारतीय वानिकी चार्टर 1855। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के पहले वन महानिरीक्षक के तौर पर किसकी नियुक्ति की गई थी? देखिए, आप कुछ सोर्सेज देखेंगे तो आपको भारत के पहले महानिरीक्षक के तौर पर मैकलीलैंड का नाम मिल जाएगा, जो कि गलत तथ्य है। मैकलीलैंड भारत के नहीं बल्कि पेगू के वन अधीक्षक थे और उन्होंने सिफारिश करी थी और इसी सिफारिश पर भारतीय वानिकी चार्टर की उद्घोषणा की गई थी। लेकिन ये भारत के पहले वन महानिरीक्षक नहीं थे। भारत के पहले वन महानिरीक्षक कौन थे? तो भारत के पहले वन महानिरीक्षक तो डेट्रीच ब्रैंडिस थे। कौन थे? डेट्रीच ब्रैंडिस। अप्रैल 1864 में इंपीरियल वन विभाग का गठन किया गया दोस्तों। इंपीरियल वन विभाग, और इसी विभाग के तहत 1867 में इंपीरियल वन सेवा का भी गठन किया गया था। इंपीरियल वन सेवा का गठन, इंपीरियल वन सेवा का गठन कब किया गया? 1867 में, यानी 1867 में, जो अब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के नाम से जानी जाती है। तो ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इंपीरियल वन सेवा के रूप में गठित की गई 1867 में। किसके तहत गठित की गई? तो इंपीरियल वन विभाग के अधीन। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे डेट्रीच ब्रैंडिस, और इन्हीं डेट्रीच ब्रैंडिस को भारत में सामाजिक वानिकी का पिता कहा जाता है। सामाजिक वानिकी का पिता कहा जाता है। तो ध्यान रखना, पहले वन महानिरीक्षक के तौर पर 1864 में किसकी नियुक्ति की गई थी? तो डेट्रीच ब्रैंडिस की नियुक्ति की गई थी, और इन्हीं डेट्रीच ब्रैंडिस को भारत में सामाजिक वानिकी का पिता कहा जाता है। साथ ही भारतीय वन सेवा का अग्रदूत भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीय वन सेवा यानी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस किसका रूपांतरण थी? इंपीरियल वन सेवा 1867 का, जो कि इंपीरियल वन विभाग के तहत गठित की गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डेट्रीच ब्रैंडिस। इस वजह से इन्हें भारत में सामाजिक वानिकी का पिता, भारतीय वन सेवा का अग्रदूत, भारत के पहले वन महानिरीक्षक के तौर पर जाना जाता है। नियुक्ति कब हुई थी पूछे तो 1864 में। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। एक मिनट दोस्त, ये जो यहाँ पे आपने लिखा है भारतीय सामाजिक वानिकी का पिता, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। यहाँ पर सामाजिक वानिकी का नहीं बल्कि भारतीय वानिकी का पिता आएगा। भारतीय वानिकी का पिता, सामाजिक वानिकी तो इस समय तक थी नहीं कंसेप्ट में, भारतीय वानिकी का पिता। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में पहली वन नीति किस वर्ष लागू की गई? भारत में पहली वन नीति किस वर्ष लागू की गई? आप सभी को पता होगा, सबको अब तक रट गया होगा कि भारत की जो पहली वन नीति है वो 1894 में लागू की गई। पहली आई 1894 में, दूसरी आई 1952 में, और तीसरी आई आपकी कब? 1988 में। तो ये 3 वन नीतियां थी। तो भारत में पहली वन नीति किस वर्ष में लागू की गई? तो 1894 में। चलिए अगला है, निम्न में से किसकी सिफारिशों को आधार बनाकर भारत की पहली वन नीति प्रस्तुत की गई? तो दोस्तों 1890 के दशक में एक जर्मन वैज्ञानिक थे डॉक्टर वेलकर।
इन डॉक्टर वेलकर को देश में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई और वो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी क्या थी? वो वनों से संबंधित नहीं थी बल्कि कृषि में सुधार करने से ज्यादा संबंधित थी। देखिए इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान वनों से राजस्व कमाने पर नहीं था बल्कि कृषि से राजस्व कमाने पर था। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि कृषि से हमें अधिक राजस्व प्राप्त होगा। नील की खेती से हमें बहुत ज्यादा राजस्व उस समय प्राप्त होता था। तो कृषि सुधार के लिए सुझाव देने हेतु इन डॉक्टर वेलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया और इन डॉक्टर वेलकर ने जो रिपोर्ट दी, जो सिफारिशें दी, उन्हीं सिफारिशों के आधार पर भारत की पहली वन नीति प्रस्तुत की गई। आप कहोगे क्या मजाक कर रहे हो सर, डॉक्टर वेलकर को बुलाया जा रहा है कृषि सुधार के लिए सुझाव देने हेतु और उनकी सिफारिशों के आधार पर वन नीति क्यों प्रस्तुत की जा रही है? कृषि नीति प्रस्तुत की जानी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अभी तो आप ये मान के चलिए कि डॉक्टर वेलकर की अध्यक्षता में कृषि सुधार के लिए सुझाव देने हेतु एक समिति का गठन किया गया और उन्हीं की सिफारिशों के आधार पर भारत की पहली वन नीति प्रस्तुत की गई। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डॉक्टर वेलकर। थोड़ी देर में आपको सारी कहानी स्पष्ट हो जाएगी। अभी आप अगला प्रश्न देखिए। 1894 में प्रस्तुत वन नीति का शीर्षक क्या था? वनों की स्थिति में सुधार, कृषि में सुधार, वन एवं वन्य जीवों की स्थिति में सुधार या वन एवं मानव के संबंधों में बेहतर समन्वय। तो देखिए 1894 की वन नीति किसकी सिफारिशों पर आधारित है? डॉक्टर वेलकर की। और उन्हें क्यों बुलाया गया? कृषि सुधार के लिए सुझाव देने हेतु। तो ये जो वन नीति प्रस्तुत की गई है ना, इसका नाम भी कृषि में सुधार है। कह रहे हैं इसे हम भारत की पहली वन नीति और इसका शीर्षक क्या है? कृषि में सुधार। वनों की स्थिति में सुधार नहीं बल्कि कृषि में सुधार। तो ध्यान रखिएगा, कहीं भी कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा माइंड में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन प्रथम वन नीति के उद्देश्यों में शामिल थे? अब आपको समझ में आ जाएगा कि कृषि में सुधार के लिए बनाई गई नीति को वन नीति क्यों कहा गया, क्योंकि इसका संबंध तो वनों से है। लेकिन देखिए वनों की स्थिति में कितना सुधार आएगा इस वन नीति से। स्थायी कृषि की को वानिकी से अधिक महत्व दिया जाएगा। ये इस वन नीति में लिख रहा है कि जो वानिकी है, जो फॉरेस्ट्री है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी कृषि को। यानी चाहे जंगलों का नुकसान हो जाए, कृषि का नुकसान नहीं होना चाहिए। स्थायी कृषि को वानिकी से अधिक महत्व दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि कृषि से अधिक राजस्व प्राप्त हो रहा है उस समय की ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो यह बात ध्यान रखिएगा। पहला उद्देश्य क्या था? स्थायी कृषि की को वानिकी से अधिक महत्व दिया जाएगा। देखिए है तो नीति ही ना, चाहे गलत नीति हो या खराब नीति हो, तो है तो वन नीति ही ना। लेकिन वनों को महत्व नहीं दिया जाएगा बल्कि महत्व किसे दिया जाएगा? स्थायी कृषि को। यदि निशुल्क नहीं तो रियायती दरों पर लोगों को वनोपज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। लोगों को वनोपज की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी तथा वन राजस्व को गौण माना जाएगा। इसमें कहा गया कि जो वनों से उपज प्राप्त हो रही है उससे लोगों की आवश्यकताएं पूर्ति करो। अगर निशुल्क नहीं दे सकते तो सब्सिडी रेट पर दे दो। वन राजस्व को गौण माना जाएगा। वन से प्राप्त होने वाले राजस्व पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, पहले लोगों की आवश्यकताएं पूरी करो। चलो ये अच्छी बात है कि लोगों की आवश्यकताएं, लेकिन यहाँ पे लोगों को भी ध्यान रखिएगा, ये भारतीयों की बात नहीं कर रहे, ये बात अपनी ही कर रहे हैं, ये अंग्रेजों की कर रहे हैं। तो इस लैंग्वेज में मत फंसिएगा। ये कह रहे हैं कि वन से राजस्व आपको कमाने की जरूरत नहीं है, जो वनों से लोगों की आवश्यकताओं को पहले पूरा करो। यदि निशुल्क नहीं दे सकते तो सब्सिडाइज रेट पर दो, और जब आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, उपयुक्त आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात फिर करो वनों से अधिकाधिक राजस्व प्राप्त। और अब जब राजस्व प्राप्त करो तो वनों का विनाश भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन अंग्रेजों ने भारतीय वनों के विषय में कुछ नहीं सोचा। तो ध्यान रखिएगा, पहली वन नीति वनों के प्रॉफिट के लिए नहीं आई है बल्कि वनों को नुकसान ही किया है। तो ध्यान रखिएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी 1, 2, 3। तीनों कथन सही हैं। ये तीनों कथन प्रथम वन नीति के उद्देश्यों में शामिल थे। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 1894 में घोषित वन नीति के अनुसार वनों को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था? तो ध्यान रखिएगा, 1894 में जो वन थे वे 4 श्रेणियों में बांटे गए थे।
कौन कौन से? पहला हो जाएगा परिरक्षित वन, यानी देश की जलवायु तथा भौतिक दशाओं के संरक्षण हेतु आवश्यक वन। देखो अंग्रेजों के लिए भी ये तो संभव नहीं था ना कि भारत के सभी वनों को काट लें अपने फायदे के लिए, उन्हें भी तो यहीं भारत में रहना है, सांस तो लेनी है ना। तो कम से कम इतने जंगल, इतने वन बचा करके रखने पड़ेंगे कि वे जीवित रह पाएं। तो देश की जलवायु और भौतिक दशाओं के संरक्षण हेतु जो आवश्यक वन है उनका तो संरक्षण करेंगे, ये इस नीति में कहा गया। तो पहली कैटेगरी कौन सी हो गई? देश की जलवायु तथा भौतिक दशाओं के संरक्षण हेतु आवश्यक वन। जब आप जी लें अब कमाओ पैसा, तो उन्होंने दूसरा वन क्या डाला? व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उच्च कोटि की लकड़ी देने वाले वन। इन्हें कह सकते हैं आप व्यापारिक वन। यानी अब उन वनों की तलाश करो जिनसे हमें उच्च कोटि की लकड़ी प्राप्त होगी और उससे हम कमाएंगे राजस्व, उससे हम कमाएंगे प्रॉफिट। तो पहला देश की जलवायु तथा भौतिक दशाओं के संरक्षण हेतु आवश्यक वन, दूसरा व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उच्च कोटि की लकड़ी देने वाले वन, जिन्हें आप कह सकते हैं व्यापारिक वन। तीसरी कैटेगरी थी लघु वन की, यानी छोटे मोटे वन जो होते हैं। और चौथी थी चारागाह की, जिन्हें आप एक प्रकार का वन भी नहीं मान सकते, आप घास भूमि या जानवरों के चरने में काम आने वाली वृक्ष भूमि। तो चार कैटेगरी में बांटा इन्होंने, देश की जलवायु तथा भौतिक दशाओं के संरक्षण हेतु आवश्यक वन, व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उच्च कोटि की लकड़ी देने वाले वन व्यापारिक वन, तीसरा लघु वन और चौथा चारागाह। तो मुझे उम्मीद है कि 1894 की वन नीति आपके दिमाग में पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी होगी। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले नियम किसने बनाए थे? डलहौजी ने। लेकिन ये जो 1894 की वन नीति थी, जिसे भारत की प्रथम वन नीति कहा जाता है, इसकी घोषणा किस वायसराय के द्वारा की गई थी? तो 1894 में भारत का वायसराय कौन था? तो वो था एल्गिन। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन था? तो वो था आपका एल्गिन। चलिए आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम वन अधिनियम का निर्माण कब किया गया? आपसे पूछा जा रहा है भारत में सर्वप्रथम वन अधिनियम का निर्माण कब किया गया? तो आपको याद होगा 1864 में डेट्रिज ब्रैडिस को अध्यक्ष बनाया गया था। किसका? इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इसकी जो स्थापना है ये कब हो रही है? ये हो रही है 1864 में। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे कौन? डेट्रिच ब्रैडिस। डेट्रिच ब्रैडिस, जिसे भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक कहा जाता है और जिसे भारतीय सामाजिक वानिकी का पिता भी कहा जाता है। तो इस इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की स्थापना 1864 में हो रही है। इसे वैधानिकता प्रदान करने हेतु अधिनियम बनाया गया। और वो अधिनियम कौन सा था? तो वो था भारत वन अधिनियम 1865। तो भारत में सर्वप्रथम वन अधिनियम कब बनाया गया? 1865। देखिए 1878 में और 1927 में भी वन अधिनियम है, लेकिन भारत का सर्वप्रथम वन अधिनियम पूछा जाएगा तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा 1865। इस वन अधिनियम से एक तो इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वैधानिकता मिली, और क्या काम हुए? तो इसने ब्रिटिश सरकार को, यहीं लिख देते हैं चलो, इसने ब्रिटिश सरकार को वृक्षों से आच्छादित किसी भी भूमि को
सरकारी जंगल घोषित करने एवं उसके प्रबंधन हेतु नियम बनाने, एवं मैं बोल रहा हूं अगर कट रहा हो तो लिख लेना, एवं उसके प्रबंधन हेतु नियम बनाने को अधिकृत कर दिया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट जरूर कीजिएगा क्योंकि जो मैं पीडीएफ दे रहा हूं उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन अभी आ नहीं रही है, तो इसे नोट कर लीजिए आप। ये जो 1865 का अधिनियम था, इससे दो काम हुए। एक तो इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को वैधानिकता मिली, ब्रिटिश सरकार को वृक्षों से आच्छादित किसी भी भूमि को सरकारी जंगल घोषित करने और उसके प्रबंधन हेतु नियम बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। किससे? तो वन अधिनियम 1865 से। चलिए अगला है 1952 की वन नीति के अनुसार देश के कितने भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है? तो 33% भूभाग पर वनों का होना आवश्यक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? तो देखिए 1952 जो राष्ट्रीय वन नीति थी 1952, उसे वनों को किस किस क्षेत्र में बांटा गया? तो उसमें सबसे पहले कहा गया संरक्षित वन। ये वही है दोस्तों, भारत की जलवायु और भौतिक दशाओं के लिए जो आवश्यक वन होते हैं वे संरक्षित वन हैं। दूसरा राष्ट्रीय वन, राष्ट्रीय वन तो पहला हो गया संरक्षित वन, दूसरा हो गया राष्ट्रीय वन, तीसरा इन्होंने कहा जंगल यानी ग्राम वन, गांव के जो जंगल होते हैं ग्राम वन, और चौथा कौन सा था? तो चौथा था वृक्ष भूमि। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में ये 4 प्रकार के वन थे, संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन, ग्राम वन, वृक्ष भूमि। यहां पर राष्ट्रीय उद्यान जैसा कोई शब्द नहीं लिखा हुआ था, तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1952 में प्रस्तावित वन नीति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? असत्य कथन आपको बताना है 1952 की प्रस्तावित वन नीति के अनुसार। पहला है नदियों और नहरों के किनारों पर, सड़कों एवं रेल मार्गों के किनारों पर वृक्ष भूमि का विस्तार करने की सिफारिश की। बिल्कुल सही है। 1952 की जो वन नीति थी, क्योंकि ये भारतीय सरकार के द्वारा बनाई गई थी, भारतीयों के द्वारा बनाई गई थी, तो इसमें बहुत से अच्छे प्रावधान शामिल किए गए थे, अच्छी नीयत के साथ शामिल किए गए थे। जिसमें से पहला प्रावधान क्या था? नदियों और नहरों के किनारों पर, सड़कों एवं रेल मार्गों के किनारों पर वृक्ष भूमि का विस्तार किया जाएगा। दूसरा खानाबदोश लोगों का मार्गदर्शन कर स्थानांतरित खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। दोस्तों प्रोत्साहित नहीं, स्थानांतरित कृषि, ये वही कृषि है झूम कृषि, काटो उगाओ और जलाओ कृषि। इससे पृथ्वी की भूमि की उर्वरता में कमी आती है, तो इसको प्रोत्साहित नहीं करना बल्कि इसको हतोत्साहित करना उद्देश्य था। तो यही हमारे प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह कथन सत्य नहीं है। स्थानांतरित खेती को हतोत्साहित करना है, ना कि प्रोत्साहित। आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त वन कर्मचारी की उपलब्धता के साथ साथ वन प्रशासन को प्रभावशील बनाने के लिए पर्याप्त वन कानूनों पर जोर दिया गया। यह भी बिल्कुल सही बात हो जाएगी। तो उपरोक्त में से कोई हो नहीं सकता, तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। 13 जनवरी 2022 को जारी की गई वन स्थिति रिपोर्ट देश की कौन से क्रम की वन स्थिति रिपोर्ट थी? तो ध्यान रखना यह 17वीं वन स्थिति रिपोर्ट थी। कौन इसे जारी करता है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा यह जारी की जाती है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा यह जारी की जाती है। अगर आपसे पूछ ले भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहां पर है, तो यह मुख्यालय है देहरादून में। यह 17वीं रिपोर्ट है। भारत के वन और वृक्षों के आवरण का आकलन करने हेतु हर 2 साल में आती है, यानी ये एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है।
द्विवार्षिक रिपोर्ट है। ध्यान रखना, प्रत्येक वर्ष नहीं आती बल्कि हर 2 साल में आती है। अगर आपसे पूछ ले पहली रिपोर्ट कब आई थी, तो पहली रिपोर्ट आई थी 1987 को, और जो 2022 में जो रिपोर्ट जारी की गई है वो कौन सी रिपोर्ट है, तो वो रिपोर्ट है आपकी 17वीं रिपोर्ट। चलिए अगला है, वर्तमान में भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वृक्षावरण है। देखिए 3 चीजें याद रखिएगा, एक होता है वनावरण, एक होता है वृक्षावरण, और एक होता है वनावरण एवं वृक्षावरण। वृक्षावरण ये तीनों अलग अलग हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है। वर्तमान में भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वृक्षावरण है, वो ये पूछ रहा है। अगर बात करें वनावरण की कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वनावरण है, तो वनावरण है 21.71% पर। यदि बात करें वृक्षावरण कितने पर है, तो वृक्षावरण है 2.91% पर। और यदि इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल बैठता है 24.62%, जो कि वनावरण और वृक्षावरण का सम हो जाएगा, यानी टोटल हो जाएगा। यानी यदि आपसे पूछा जाए कि किस पर कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर वृक्षावरण है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 2.91% भूभाग पर वृक्षावरण है। लेकिन आपको ये तीनों आंकड़े पता होने चाहिए, 21.71% पर वनावरण है, 2.91% पर वृक्षावरण है, और 24.62% पर वनावरण और वृक्षावरण दोनों हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है। अब देखिए आपने तो रट रखा है मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश, लेकिन मध्य प्रदेश ऑप्शन से गायब। कोई बात नहीं सर, अरुणाचल प्रदेश भी नहीं है। तो आपको कम से कम 4-5 नाम पता होने चाहिए। तो ध्यान रखना, यदि सर्वाधिक वनावरण की बात करें तो सर्वाधिक वनावरण पाया जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आता है आपका अरुणाचल प्रदेश का। तीसरे स्थान पर आपका छत्तीसगढ़ आता है। चौथे स्थान पर ओडिशा आता है, और 5वें स्थान पर महाराष्ट्र। देखिए इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ में आंसर छत्तीसगढ़ पे लगा मिलेगा और आपको लगेगा कि प्रश्न गलत करा दिया। गलत नहीं कराया, मैंने तो बात करी है निम्न में से। ये जो निम्न में दिए गए हैं इनमें से सर्वाधिक वनावरण कहां पर है, तो सर्वाधिक वनावरण कहां है, छत्तीसगढ़ में। अन्यथा प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए, जनरल प्रश्न अगर होता तो प्रश्न का उत्तर होना चाहिए मध्य प्रदेश में। यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वनावरण पाया जाता है। मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है, फिर जाकर के छत्तीसगढ़ का, ओडिशा का, और फिर आता है नंबर हमारा किसका, महाराष्ट्र का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए राज्यों में से सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य। देखिए सर्वाधिक वन कहां पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक प्रतिशत की बात है, जितना भूभाग उस राज्य में स्थित है उस भूभाग के हिसाब से यदि प्रतिशत निकाला जाए तो सर्वाधिक प्रतिशतता किसकी है, तो सर्वाधिक प्रतिशतता है मिजोरम की। यानी मिजोरम में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत पाया जाता है, लेकिन मिजोरम आपका ऑप्शन में नहीं है। मिजोरम के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद बारी आती है मेघालय की, और मेघालय के बाद बारी आती है मणिपुर की, और मणिपुर के बाद बारी आती है किसकी, नागालैंड की। तो ये 5 नाम आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा मिजोरम में, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर मेघालय में, फिर मणिपुर में, और फिर नागालैंड में सर्वाधिक वन प्रतिशतता वाले ये राज्य हैं। तो प्रश्न के हिसाब से देखा जाए तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। पर जनरल अगर पूछा जाता तो प्रश्न का उत्तर क्या होता, प्रश्न का उत्तर होता मिजोरम। तो ध्यान रखिएगा, ISFR 2019 की तुलना में भारत के वनावरण और वृक्षावरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी दर्ज की गई है, तो ध्यान रखिएगा वृद्धि दर्ज की गई है, ना कि कमी। और वृद्धि कितने प्रतिशत दर्ज की गई है, तो वृद्धि दर्ज की गई है आपकी 0.28%। 0.28% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है वनावरण और वृक्षावरण के क्षेत्र में।
दोनों का मिलाकर के बात कर रहे हैं 0.28% की वृद्धि। चलिए अगला है 2019 की तुलना में 2022 में भारत के किस राज्य के वनों में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए प्रतिशतता की बात नहीं हो रही है, वन वृद्धि की बात हो रही है। यदि वन वृद्धि की बात करें तो सबसे ज्यादा जो वन वृद्धि है वो आंध्र प्रदेश में दर्ज की गई है 647 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बात करें तो तेलंगाना का नंबर आता है, तेलंगाना में दर्ज की गई है 632 वर्ग किलोमीटर। और उसके उपरांत उड़ीसा का नंबर आता है 537 वर्ग किलोमीटर। हालांकि आपको ये पूरा आंकड़ा सभी का याद रखने की जरूरत नहीं, पर कम से कम आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ये दो आंकड़े जरूर आप याद रखिएगा। इसके बाद अगर नंबर आता है तो किसका, कर्नाटक का, और फिर आता है आपका झारखंड का। तो सबसे पहला आंध्र प्रदेश, दूसरा तेलंगाना, तीसरा उड़ीसा, चौथा कर्नाटक और पांचवा झारखंड। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है थोड़ा अटक गया था दोस्तों, चलिए अब आ गया है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान के विषय में असत्य कथन की आपको पहचान करनी है। इसका गठन 1916 में किया गया था, बिल्कुल सही बात है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान ZSI का जो गठन है वो कब किया गया था, तो वो किया गया था 1916 में। इसका मुख्यालय देहरादून में, तो देहरादून में नहीं है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां स्थित है, तो इसका मुख्यालय स्थित है कोलकाता में। तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। यह पशु विविधता के सर्वेक्षण संबंधी कार्य करता है। भारत में इसके कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में कुल इसके 16 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। देखिए ना, प्रश्नों के माध्यम से मैं लेकर के आऊंगा, लेकिन ये बाद में, अभी तो हमारे अध्ययन तो हो ही रहा है, तो आप अपने हिसाब से भी इन चीजों को याद जरूर रखिएगा, सिर्फ आंसर पर ध्यान मत लगाइएगा। भारत में कितने क्षेत्रीय कार्यालय, आपसे डायरेक्ट ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्थान के भारत में कुल 16 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान निम्न में से कहां स्थित है। तो बात करें भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की, तो वह स्थित है आपका कहां, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। चलिए अगला है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान के भारत में 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। निम्न में से कहां यह क्षेत्रीय कार्यालय स्थित नहीं है। देखिए बात हो रही है भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान की, इसका मुख्यालय कहां है, इसका मुख्यालय तो देहरादून में है, पर इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। और वे 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर हैं, तो एक है आपका शिमला में, दूसरा है आपका बंगलुरु में, तीसरा है आपका नागपुर में, और चौथा है आपका कहां, कोलकाता में। तो कोलकाता में है, नागपुर में है, शिमला में है, कोयंबटूर में नहीं है। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस राज्य का भौगोलिक प्रतिशत 75% से अधिक क्षेत्रफल वन से आच्छादित है। यानी कि ऐसे कौन सा राज्य है जिसमें अपने क्षेत्रफल का 75% से ज्यादा उस पर वन स्थित हैं। तो ध्यान रखना, भारत में ऐसे 5 स्थान, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला लिया जाए तो 5 ऐसे हैं जिनमें अपने भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक हिस्से पर तो जंगल या वन हैं। वो कौन कौन से हो जाएंगे, तो वो सबसे पहले तो मिजोरम हो जाएगा, जहां पर सर्वाधिक प्रतिशत में वन पाए जाते हैं। मिजोरम के बाद किसका स्थान आता था, फिर आता था आपका अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका मेघालय। तो ये तो 3 तो हो जाएंगे राज्य। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश होंगे, एक का नाम है लक्षद्वीप और एक का नाम है आपका क्या, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। तो ये 5 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मिला लिए जाएं तो ऐसे हैं जिनमें भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% से अधिक वनों से आच्छादित है। यदि राज्य पूछ लिए जाएं तो कितने हो जाएंगे, 3, केंद्र शासित पूछ लिए जाएं तो 2 और टोटल पूछ लिए जाएं तो 5। तो आप देख लीजिए आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, मिजोरम दिया हुआ नहीं है, अरुणाचल प्रदेश दिया हुआ नहीं है, मेघालय दिया है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आपके दिया हुआ नहीं है। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि मेघालय।
चलिए अगला है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया था? तो पर्यावरण और वन मंत्रालय का गठन किया कब गया था? 1985 में किया गया था। और 1985 में प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। 1984 से लेकर के 89 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, यानी राजीव गांधी के प्रयासों से ही पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, सामाजिक वानिकी के निम्न में से कितने घटक होते हैं? देखिए 1988 की वन नीति में ये सामाजिक वानिकी निकल करके आई थी। और यदि ये बात करें सामाजिक वानिकी के कितने घटक होते हैं, तो सामाजिक वानिकी के कुल 3 घटक होते हैं। कौन कौन से? तो शहरी सामाजिक वानिकी, सामुदायिक सामाजिक वानिकी, और तीसरी कौन सी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी कृषि वानिकी, कृषि सामाजिक वानिकी। देखिए सामाजिक वानिकी पर पूरे विस्तार से हम चर्चा करेंगे, तब इन सारे घटकों पर भी चर्चा करेंगे। यहां तो आप ये समझ लीजिए कि सामाजिक वानिकी के कितने घटक होते हैं, तो 3 घटक होते हैं, शहरी, सामुदायिक और कृषि। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक मैनग्रोव के वन पाए जाते हैं? किस राज्य में सर्वाधिक ज्वारीय वन पाए जाते हैं? तो आपको पता ही है मैनग्रोव का सबसे बड़ा क्षेत्रफल सुंदरवन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, यानी पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैनग्रोव के वन पाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा सर्वाधिक मैनग्रोव वन कहां पाए जाते हैं? पश्चिम बंगाल में। कुल वनों का लगभग 42% हिस्सा मैनग्रोव के वनों से ढका हुआ है। तो सर्वाधिक मैनग्रोव के वन कहां है? पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला है, निम्न में से कौन असुमेलित है? आपको असुमेलित छांटना है। शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र, शीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र कहां पर है दोस्तों? तो यह है आपका शिमला में। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र, ये दोस्तों कावारत्ती में नहीं है। राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र कहां पर है यदि आपसे पूछा जाए, तो ये स्थित है पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर कहां आता है? अंडमान निकोबार। सभी को पता होगा अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। यहां पर राष्ट्रीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून में है। वन आनुवांशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहां पर है? तो ये आपका स्थित है कोयम्बटूर में। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि भारतीय प्रवाल भित्ति अनुसंधान केंद्र पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। चलिए अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित है? आपसे सुमेलित पूछ रहा है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु में, तो ये बेंगलुरु में ही स्थित है। वर्षा एवं आर्द्र पर्णपाती वन संस्थान, ये प्रयागराज में नहीं है दोस्तों, बल्कि ये स्थित है जोरहट में। केंद्रीय शुष्क प्रदेश वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपका लेह में स्थित नहीं है, ये स्थित है आपका जोधपुर में। उष्ण कटिबंधीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये आपका जयपुर में स्थित नहीं है, ये आपका स्थित है जबलपुर में। तो प्रश्न में पूछ रहा है कौन सा सुमेलित, अच्छा यहाँ ABCD नहीं है, चलिए इसको ABCD कर लीजिए आप, PDF में मैं से सही कर दूंगा, ठीक है। तो निम्न में से कौन सुमेलित है आपसे पूछ रहा है, तो काष्ठ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान कहां स्थित है? तो ये स्थित है जबलपुर में। यही हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्न में से कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है? देखिए 75% पूछा था, तो 75% में हमने चर्चा करी थी, कुल कितने थे? 5 थे, जिसमें से 3 राज्य थे, 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अगर 33% से अधिक पूछ ले तो भारत में 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर 33% से अधिक वन है। हालांकि आपको 17 राज्यों के नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है, पर यह आंकड़ा तो कम से कम आप याद कर ही सकते हैं। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्न में से सत्य कथन की पहचान करो। राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक ब्यूरो का मुख्यालय शिमला में स्थित है। गलत बात है दोस्तों, शिमला में नहीं है, बल्कि कहां स्थित है? ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। चलिए अगला है, 1950 में कृषि मंत्री KT शाह के द्वारा अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसने वन महोत्सव नाम दिया गया। तो ध्यान रखिएगा ये KT शाह नहीं है, ये KM मुंशी है। देखिए जिसने भी वो वीडियो देखी है जहां पर मैं जब बात कर रहा था
वन महोत्सव की, तो प्रश्न में नहीं बल्कि नोट कराते टाइम में 1950 की जगह शायद 1960-61 ऐसा कुछ लिख गया था, तो ध्यान रखिएगा, कई बार चर्चा कर चुका हूं, सही कीजिएगा। 1950 में वन महोत्सव प्रारंभ किया गया, कृषि मंत्री के.एम. मुंशी के द्वारा प्रारंभ किया गया। और यदि बात करें उत्तर प्रदेश की तो 1952 में शुरू किया गया। इस कथन को ध्यान रखिएगा। देखिए जो सही है वो तो आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन जो गलत है, जो गलत हो गए हैं, छुटपुट गलतियां हो जाती हैं दोस्तों, जब इतने क्वेश्चंस कराते हैं, इतना सारा मैटर पढ़ के आपके लिए प्रश्न बनाते हैं, तो ये फैक्चुअल मिस्टेक्स हो जाया करती हैं। लेकिन आपके एग्जाम में, आपके माइंड में ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, तो ध्यान रखिएगा। वन महोत्सव 1950 है, के.एम. मुंशी के द्वारा। किस नाम से? अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन के नाम से, जिसे वन महोत्सव नाम दिया गया। तो के.टी. शाह नहीं है बल्कि के.एम. मुंशी है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रयोगशाला के भारत में 5 क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है बल्कि 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, यानी कि उपरोक्त सभी कथन असत्य हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण 30 प्रश्न, बेहद महत्वपूर्ण 30 प्रश्न हैं। इस टॉपिक से कुछ प्रश्न और बनते हैं, तो वो प्रश्न भी हम आपके लिए निरंतर आगे की वीडियोस में लाते रहेंगे। बाकी फॉरेस्ट्रीज पर तो, क्योंकि जब हमारा ये टॉपिक वाइज खत्म हो जाएंगे तो हम मिक्स क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, तो कुछ भी आपसे छूटने वाला नहीं है। एग्जाम तक हमारी ये सीरीज निरंतर चलती रहेगी। आप तो बस पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।